सभी को नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों का एक कलेक्शन प्रस्तुत कर रहे हैं विद आंसर। परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार रखें, क्योंकि अभी जो आगामी बोर्ड की परीक्षा होगी उस बोर्ड की परीक्षा में आपकी बहुत अच्छी मदद करेंगे। तो मैं सभी को शॉर्ट में इनका सॉल्यूशन जो है यानी आंसर प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप पूरा वीडियो देखें शुरू से लास्ट तक, फिर आप अपना कमेंट भी डालें। हम ऐसे वीडियो और आपकी मदद के लिए तैयार करके भेजने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। दूसरा प्रश्न है, दूसरी दुनिया किस खेमे के देश कहलाते हैं? दूसरी दुनिया के अंदर कौन से आते हैं? पूर्वी यूरोप के जो देश समाजवादी खेमे में शामिल हुए थे उनको दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश आते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। फिर अगला प्रश्न है, व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? ये थे कम्युनिस्ट पार्टी, यानी पूरा नाम है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। फिर अच्छा प्रश्न है, 1917 में रूस की क्रांति के नायक कौन थे? ये है व्लादिमीर लेनिन। फिर अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम कब और कहां साम्यवादी पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के आधार पर बनी? यह है अक्टूबर 1917 में सोवियत संघ में। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी यूरोप के देशों के सैनिक संगठन को क्या बोलते हैं? वार्सा पैक्ट। फिर नेक्स्ट है, सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्या थी? ये है पूरे सोवियत संघ के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अनाप शनाप कीमतों पर निजी कंपनियों को बेचना, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ पर हथियारों की होड़ से क्या प्रभाव पड़ा? हथियारों की होड़ के कारण सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में काफी पीछे रह गया। बहुत अच्छा प्रश्न है अगला, सार्क का पूरा नाम लिखिए। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साफ्टा का पूरा नाम क्या है? साफ्टा का पूरा नाम है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साफ्टा पर दक्षिण देशों द्वारा कब हस्ताक्षर हुए थे? ये 2004 में। तो ये करीबन 108 प्रश्नों का संग्रह है, परीक्षा में बहुत अच्छी मदद करेगा। अगर आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स को भी इसको शेयर कीजिए, बड़ी अच्छी मदद करेगा। फिर प्रश्न नंबर 13, भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं बांग्लादेश, म्यांमार और आसियान के देश इसमें आते हैं। ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर शांति सेना कहाँ और किस देश में भेजी? और ये शांति सेना 1987 में श्रीलंका में भेजी थी। फिर अगला प्रश्न है, साफ्टा ने क्या वायदा किया? साफ्टा में पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा किया। फिर अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। फिर नेक्स्ट है, मालदीव में 1968 के बाद कौन सी शासन प्रणाली आई? यह है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। शरणार्थियों से आप क्या समझते हैं? शरणार्थियों से आज से उस व्यक्ति से है जो प्राकृतिक आपदा, युद्ध और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। फिर सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष है, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। फिर अगला है, जैविक हथियार संधि सर्वप्रथम कब हुई? ये हुई थी 1972 में। फिर सुरक्षा का बुनियादी अर्थ, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ गया, खतरे से आजादी। फिर नेक्स्ट है, पारंपरिक सुरक्षा से क्या से? पारंपरिक सुरक्षा से आज से है हिंसा का प्रयोग कम से कम करना। ठीक है। फिर व्यापक रूप से मानवता की रक्षा से क्या से है? व्यापक रूप से मानवता की रक्षा से आज से है अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति। मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? यह है व्यक्तियों की रक्षा, व्यक्तियों की सुरक्षा। फिर अगला प्रश्न है, अपारंपरिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? अपारंपरिक सुरक्षा से तात्पर्य मानवता की सुरक्षा। ये सारे मिलते जुलते हैं
और परीक्षा में बहुत बार आए, कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा डीपली इनको देखें। फिर अगला प्रश्न है एनपीटी का पूरा नाम। एनपीटी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। फिर नेक्स्ट है भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 2001 में। ठीक है, सन पूछी है। अगला प्रश्न है भारत में पावन वन प्रांतर क्या है? ये है देवस्थान, इसका मतलब है देवस्थान भूमि से। पृथ्वी सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही? 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें पर्यावरण विषय को विश्व राजनीति में प्रमुख मुद्दे के रूप में लिया गया। इससे पहले ये मुद्दा जो है विश्व राजनीति में नहीं था, इन्वायरमेंट का। अगला प्रश्न है और कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट आई, इसके अंदर क्या संकेत दिया था? इसके अंदर आया था कि आर्थिक विकास के तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। अभी जो आर्थिक विकास के तौर तरीके चल रहे हैं आगे जाके टिकाऊ नहीं रहेंगे। फिर अगला है क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका लक्ष्य था औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कमी करना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए 2 समझौतों के नाम लिखें। एक तो है अंटार्कटिका एग्रीमेंट 1959, एक मॉन्ट्रियल नयाचार प्रोटोकॉल 1987। फिर नेक्स्ट प्रश्न है विश्व जलवायु के संदर्भ में अंटार्कटिका महाद्वीप की क्या उपयोगिता है? ये विश्व जलवायु का संतुलन बनाता है। फिर नेक्स्ट है टिकाऊ विकास क्या है? टिकाऊ विकास का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो और भविष्य के लिए भी बचा रहे। ठीक है ना, संसाधन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है मूलवासी से क्या मतलब है? मूलवासी से मतलब है जो किसी देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं, यानी जो वहां लंबे समय से रह रहे हैं वो मूलवासी है। फिर वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम यह है वैश्वीकरण का विरोध करने वाली पर्यावरणविदों, युवक और महिला कार्यकर्ताओं का एक मंच है। फिर अगला प्रश्न है मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका तात्पर्य है कि संसार के विभिन्न संस्कृतियों यानी अब अपने आप को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर डालने लगी है, यानी अमेरिकी जो संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग अन्य संस्कृतियां हो रही हैं। ये है मैकडोनाल्डीकरण। फिर है वामपंथी आलोचक वैश्वीकरण के विरोध में क्या तर्क देते हैं? वामपंथी आलोचकों का कहना है कि वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद का एक खास अवस्था जो धनी और निर्धनों के बीच की खाई को और बढ़ा रही है। फिर अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है। इसका अर्थ है विचार, पूंजी, वस्तु, सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह। फिर प्रश्न है संरक्षणवाद की नीति क्या है? संरक्षणवाद की नीति देशी उद्योग और वस्तुओं को प्रतिस्पर्धाओं से बचाने के लिए चुंगी और तटकर का पक्ष लेती है। ठीक है, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। बाहर से आने वाली चीजों के विरुद्ध अपने लोकल का संरक्षण करना। फिर अगला है वैश्वीकरण की नीति में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? प्रौद्योगिकी और तकनीकी भी लिख सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी 2001 में ब्राजील। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है बहुराष्ट्रीय निगम से क्या मतलब है? यानी ऐसी कंपनियां जो एक से ज्यादा देशों में अपनी गतिविधियां चला रही हैं। फिर नेक्स्ट है आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ बताओ। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण लोगों की आर्थिक समृद्धि और खुशहाली बढ़ी है। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कौन से 2 मॉडल थे? एक तो पूंजीवादी मॉडल और एक समाजवादी मॉडल। फिर अगला है पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर किस क्षेत्र पर दिया गया? कृषि क्षेत्र पर दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार आया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आया है ये प्रश्न। फिर नेक्स्ट प्रश्न है केरल मॉडल ने नव लोकतंत्रात्मक पहल नाम का अभियान कैसे चलाया था?
यानी इस अभियान में लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल करने का प्रयास किया गया, एनजीओ के मार्फत, स्वयंसेवी संगठन। फिर अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग और कौन सी पार्टी बनाई? भारतीय लोकदल। फिर नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य क्या था? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और समाजवाद लागू करना। फिर अगला है, दूसरी पंचवर्षीय योजनाकार कौन थे? बहुत बार पूछा है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, पीसी महालनोबिस। फिर अगला प्रश्न है, नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है? नियोजन के द्वारा आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करके समाज की उन्नति की जा सकती है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 53 आ गए। ठीक है, 108 प्रश्न है। आप सावधानी से पूरा वीडियो देखिए, परीक्षा में आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा। कमेंट बॉक्स में डालिए आपके लायक और भी कोई जानकारी या वीडियो होंगे तो हम आपके लिए तैयार करके जरूर भेजेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 53 है, बॉम्बे प्लान क्या है? 1944 में बॉम्बे में भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया था उसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। फिर उड़ीसा के आदिवासी और लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना का विरोध क्यों किया? उड़ीसा के उद्योगपतियों को इस बात का डर था कि यह लौह इस्पात के उद्योग की स्थापना जो हो रही है उससे बेरोजगारी होगी और उनको विस्थापित होना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री भी थे ये और पहले विदेश मंत्री भी थे। फिर नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर नेक्स्ट है, नाटो का पूरा नाम, बहुत बार आया ये प्रश्न, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। फिर बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 में। फिर अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998 में। ठीक है, जब प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, चीन और भारत में पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। फिर अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, ये प्रश्न पहले भी आ गया। ठीक है, ये 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, तिब्बत के किस धार्मिक नेता ने भारत में शरण ली? तो ये दलाई लामा ने 1959 में शरण ली थी और आज भी ये भारत की शरण में ही है। फिर अगला है, 1961 में भूत निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ था बेलग्रेड में। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, 1967 के चौथे आम चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप क्यों कहा? ये क्यों कहा भूकंप, राजनीतिक भूकंप? कि इसमें कांग्रेस को केंद्र और राज्य सरकारों पर बहुत गहरी हानि को चुनाव विश्लेषकों ने कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक भूकंप माना। यानी इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी क्षति हुई थी। फिर अगला है, कामराज योजना क्या थी? कामराज योजना के अनुसार 1963 में सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के पदों से त्याग पत्र दे दिया ताकि उनकी जगह युवा कार्यकर्ताओं को जगह दी जा सके। ये थी कामराज योजना। फिर अगला प्रश्न नंबर 66 आ गया, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं के बीच मुकाबला हुआ? ये था इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच। और यहाँ पर प्रधानमंत्री फिर कौन बनी? इंदिरा बनी। फिर अगला प्रश्न है, प्रिवी पर्स से क्या तात्पर्य है? ये भूतपूर्व देशी राजाओं को जो विशेष भत्ते दिए जाते थे उसको बोलते थे प्रिवी पर्स। फिर अगला प्रश्न है, 10 सूत्री कार्यक्रम कब और क्यों हुआ? ये 1967 में इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया था। कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए कार्यक्रम चलाया था। फिर अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। फिर अगला प्रश्न है, कामराज, एस.के. पाटिल, निजलिंगप्पा जैसे नेता किस समूह के सदस्य माने जाते थे? ये थे सिंडिकेट समूह के। फिर किंग मेकर किसे कहते हैं? किसी नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता।
यानी खुद नहीं बनते, दूसरे को बना देते थे। फिर अगला प्रश्न है ग्रैंड अलायंस से क्या तात्पर्य है? इसमें कांग्रेस को और इंदिरा गांधी विरोधी विपक्षी पार्टियों और गैर साम्यवादी दलों को ग्रैंड अलायंस बोला। ठीक है। फिर आसू की दो मांग बताइए। संगठन है ये आसू, ये इसकी दो मांग है, बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन और विदेशियों को बाहर निकालना। फिर आसू का पूरा नाम ये है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। फिर क्षेत्रवाद रोकने के दो उपाय लिखने हैं। तो एक तो है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना और दूसरा है सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास करना। फिर अगला प्रश्न है लाल डेंगा किस दल के नेता थे? मिजो नेशनल फ्रंट के। बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला एक कारण बताइए। क्षेत्र का असंतुलित आर्थिक विकास। ठीक है। प्रश्न नंबर 78 पे आ गए हम। ये प्रश्न है भारत के भूभाग के किस क्षेत्र को 7 बहनें 7 सिस्टर्स कहा जाता है? ये है पूर्वोत्तर वाला एरिया और इसमें कौन कौन आते हैं? असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा और मणिपुर, ये 7 सिस्टर है। फिर अगला प्रश्न है धारा 370 का संबंध किस राज्य से और इसको समाप्त करने के पक्ष में कौन सी पार्टी रही है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है और भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में रही है समाप्त करने के। और ये ध्यान हो 2019 में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखो। नेशनल कॉन्फ्रेंस और डीएमके, बहुत सारी पार्टी, किन्हीं दो के नाम लिख देना। अगला प्रश्न 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुई सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। फिर अगला प्रश्न है एनडीए का पूरा नाम लिखिए। राजग। एनडीए का पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर अगला प्रश्न है हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द को किसने गढ़ा? इस शब्द को गढ़ने वाले थे वीडी सावरकर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किसे प्रधानमंत्री चुना? पीवी नरसिम्हा राव को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है वर्तमान दलीय व्यवस्था की उभरती दो प्रवृत्तियां बताइए। जाति आधारित दलों का गठन और राजनीतिक अपराधीकरण, ये दो प्रवृत्तियां नई उभरी है। फिर मंडल मुद्दा क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच में जो विवाद चला उसको मंडल मुद्दा कहा गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन दो परस्पर विरोधी राजनीतिक समूह ने समर्थन दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको समर्थन दिया था बीजेपी और वाम मोर्चा, ये दोनों विरोधी थे लेकिन समर्थन दिया था। फिर अगला प्रश्न है मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया? 1990 में। फिर बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ गया, पाम सेफ का पूरा नाम है। यह है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। फिर प्रश्न नंबर 91 पे आ गए हम। दो क्षेत्रीय दलों के नाम, टीएमके, तेलुगु देशम। बहुत सारी पार्टियां लिख देना आप। ठीक है। राष्ट्रीय दल अलग होते हैं, क्षेत्रीय दल अलग होते हैं। फिर बहुत अच्छा प्रश्न आ गया बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है भारत में दलीय व्यवस्था की कोई दो समस्याएं बताइए। इसमें है दलों में वैचारिक प्रतिबद्धता का भाव और दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का भाव, ये दो समस्या। फिर अगला प्रश्न है वैचारिक प्रतिबद्धता से क्या समझते हैं? वैचारिक प्रतिबद्धता से अभिप्राय है राजनीतिक दलों का आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होना। ये आजकल नहीं है, बड़ी समस्या है। फिर अगला प्रश्न है भारत में गठबंधन की राजनीति कब से शुरू मानते हैं? 1990 के दशक से। फिर अगला प्रश्न है राजीव गांधी की हत्या के जिम्मेवार कौन थे? इसके जिम्मेवार थे लिट्टे से जुड़े हुए श्रीलंकाई तमिल। फिर मंडल आयोग को आधिकारिक रूप से क्या कहा गया? इसको कहा गया दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। फिर नेक्स्ट प्रश्न है राजनीतिक दलों के दो काम बताइए। राजनीतिक चेतना का प्रचार करना और शासन सत्ता को मर्यादित करना।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के प्रमुख बाधक तत्व क्या है? ये है विचारधाराओं की भिन्नता विभिन्नता। फिर अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की 2 सिफारिश बताइए। तो अच्छा प्रश्न है, इसकी 2 सिफारिश है, पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण और भूमि सुधार की सिफारिश, ये 2 सिफारिश है। फिर गठबंधनवादी राजनीति की मुख्य समस्या, इसकी मुख्य समस्या है क्षेत्रीय पार्टियां राजनीतिक सौदाबाजी तथा अवसरवादिता की राजनीति करती है, ये बड़ी समस्या है। फिर अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति को अपनाया तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? ये थे मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम में? पीवी नरसिम्हा राव। फिर अगला प्रश्न है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसी संसद को क्या बोलते हैं? त्रिशंकु संसद। फिर अपन लास्ट दौर में आ गए हैं 104 नंबर प्रश्न पे। राजनीतिक दलों के 2 आवश्यक तत्व बताइए। एक तो संगठन और दूसरा सामान्य सिद्धांतों में एकता। फिर प्रश्न नंबर 105, भारतीय दलीय व्यवस्था की 2 विशेषता। तो ये है बहुदलीय व्यवस्था और शासन सत्ता को मर्यादित करना। फिर अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? क्षेत्रीय दल वे हैं जिनका संगठन और प्रभाव क्षेत्र प्राय या केवल एक राज्य तक सीमित होता है, तो वो क्षेत्रीय दल है। फिर अगला प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति से क्या अभिप्राय है? गठबंधन की राजनीति का अर्थ है कई दलों द्वारा सरकार का निर्माण करने से। और लास्ट प्रश्न है, भारतीय दलीय व्यवस्था की 2 दोष लिखिए। ये हैं, एक तो है सांप्रदायिकता व क्षेत्रवाद की प्रबलता, दूसरा है नैतिकता का अभाव। ठीक है, तो प्यारे साथियों और स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है ये आपकी परीक्षा तैयारी में बहुत अच्छी मदद करेगा। पूरा आपने देखा, आपका शुक्रिया। फिर भी अगर आपका डाउट है तो मैंने मेरा ईमेल डाला है, इसके ऊपर आप अपना जो भी सुझाव डालें या कमेंट बॉक्स में डालें। इसकी अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो इस ईमेल के ऊपर आप अपना संपर्क डाल देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो हम आगामी समय में तैयार करके भेजेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो सब तक शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। फिलहाल इसको यहीं खत्म करते हैं, फिर एक अगले वीडियो में मिलेंगे। फिर अभी आप हमसे जुड़े इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।